हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। पहली बार ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स टारगेटिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। यहाँ पे आपके मैराथन लेक्चर्स लिए जाएंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, लाइव मॉक टेस्ट होंगी और अगर आप इस पूरे कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के साथ। तो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से MSP फॉर रबी क्रॉप्स, इसको देखेंगे। ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस बिल एक आना है, उसमें क्या क्या प्रपोज्ड है इसको समझेंगे। टेक्सटाइल के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान बनाया गया है, ये क्या है इसको समझेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में से इंडिया और रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, NSAs जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, ये सब मिले और अफगानिस्तान के इशू के ऊपर इन्होंने क्या चर्चा की है इसको देखेंगे। तालिबान न्यू गवर्नमेंट, तो तालिबान ने अपनी एक नई गवर्नमेंट प्रपोज की है। क्या ये गवर्नमेंट पुरानी वाली जो गवर्नमेंट थी तालिबान की उससे अलग है? क्या तालिबान सच में बदल गया है? इन सब चीज़ों को देखेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में से ग्रीन हाइड्रोजन, इससे रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में, इसको डिस्कस करेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ जो कि है MSP फॉर रबी क्रॉप्स। तो देखो, अमिड प्रोटेस्ट सेंटर हाइक्स MSP फॉर रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स के लिए MSP को बढ़ाया है सेंटर ने अमिड द होल प्रोटेस्ट। तो आपको पता है फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो स्पेशली प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फार्म लॉज, ठीक है, जो पिछले साल आए थे। तो ये फार्म लॉज जो हैं स्पेशली इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो MSPs का मुद्दा है, MSP का यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा है। तो MSP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। अब देखो MSP पहले क्या है इसको समझो। तो MSP कोई भी ऐसा रेट है जो गवर्नमेंट गारंटी करती है फार्मर्स को। तो गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट दिस रेट, ठीक है, गवर्नमेंट इस रेट पे फार्मर्स से जो भी क्रॉप है वो खरीदती है और ये 1.5 टाइम्स होता है जो भी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा है फार्मर का। सपोज कि एक के 20 रुपीज़ लगे तो 20 रुपीज़ का 1.5 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 30 रुपीज़ गवर्नमेंट एटलीस्ट पे करेगी MSP के फॉर्म में ए को फॉर प्रोक्योरिंग द क्रॉप्स, ओके। और ये कब करती है गवर्नमेंट? जब बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है जिसके कारण फार्मर्स को नुकसान हो सकता है, तब MSP पे गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है। वैसे MSP हर साल 2 बार आता है, ठीक है, 2 बार अनाउंस किया जाता है MSP, रबी क्रॉप्स के लिए और खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसको रिकमेंड कौन करता है? CACP इसको रिकमेंड करता है, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको रिकमेंड करता है। 23 क्रॉप्स के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। शुगर केन के लिए एक अलग प्राइस है जिसका नाम है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम MSP पे रहते हैं। तो 23 क्रॉप्स कौन से हैं यहाँ पे? देखो, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि MSP के अंतर्गत कौन कौन से क्रॉप्स कवर किए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पैडी के साथ वीट याद रख लो, फिर ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन सीड, सीसम, नाइजर सीड, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेप सीड, मस्टर्ड, सेफ्लॉवर, तोरिया, जूट, कोकोनट, खोपरा, ठीक है, एंड डी हस्क्ड कोकोनट। तो ये सारे जो हैं ये सारे क्रॉप्स आते हैं MSP के अंतर्गत। अब इसको रिकमेंड तो CACP करता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। MSP को रिकमेंड CACP करता है, लेकिन MSP जो फाइनल होता है, जो डिसीजन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो कौन लेता है? CCEA, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कमीशन है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो कमेटी है ये डिसीजन लेती है फाइनल MSP के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अच्छा देखो, मैंने ये आपको बता दिया, जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, सपोज कि कोई क्रॉप है, जब सपोज वीट है, ठीक है, अगर वीट की जो यील्ड निकलती है वो कम निकलती है तो यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए वीट महंगी हो जाती है। तब तो फार्मर्स को ज़रूरत नहीं है MSP की, क्योंकि मार्केट में उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है। लेकिन किसी केस में अगर वीट की बम्पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अगर वीट का बम्पर प्रोडक्शन होता है तो इस केस में डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है। सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होने के कारण इसके प्राइजेस भी घट जाएंगे, ठीक है। और इसके प्राइजेस अगर एक हद से ज़्यादा घटते हैं तो यहाँ पे फार्मर को नुकसान होने लगेगा और यहाँ पे MSP का मेजर रोल स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे फार्मर
मार्केट में ना देकर, मार्केट में सेल ना कर अगर गवर्नमेंट को सेल करता है अपना प्रोड्यूस, तो उसको एक गारंटीड प्राइस मिलता है जिसको बोलते हैं हम MSP। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉस्ट होती है जिनको काउंट किया जाता है। जैसे एक होती है A2। ठीक है, A2 क्या होती है? जो फार्मर सीधा एक्सपेंडिचर करता है, जैसे कि सीड्स के ऊपर करा, हार्वेस्ट के ऊपर किया, लेबर के ऊपर किया, ये सारे फार्मर्स के कॉस्ट होते हैं। ठीक है, इसको काउंट करती हैं। फिर एक होता है A2 प्लस FL, यानी कि जो ये वाला कॉस्ट था प्लस फैमिली लेबर, जो अनपेड फैमिली लेबर जाता है, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ये काउंट किया जाता है इसमें। और तीसरा है सी मतलब है A2 प्लस FL तो आएगा ही उसमें। ठीक है, यानी कि जो फार्मर का सीधा खर्चा है वो भी आएगा, फैमिली लेबर का खर्चा भी आएगा, और साथ में जो भी रेंटल्स और जो भी इंटरेस्ट फार्मर ने पे किए हैं वो सब कुछ इसमें आएंगे। तो अभी जो MSP निकाली जा रही है वो C2 के ऊपर निकाली जा रही है। ठीक है, तो C2 में ये तीनों चीज़ें आती है। अब आते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ में देखो क्या है कि मैक्सिमम रेम्यूनरेटिव प्राइस घोषित किया गया है फार्मर्स के लिए। ठीक है, MSP के फॉर्म में। और ये कब हुआ है? जब फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे 8% हमने हाइक देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑयल सीड एंड पल्सेस में यहाँ पे देखा गया है कि MSP 8% तक हाइक हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ 2% हाइक देखने को मिला है वीट के ऊपर और दूसरे रबी क्रॉप के ऊपर। तो ये कहना है गवर्नमेंट का कि हम देखो यहाँ पे, आप लोगों का कहना है फार्म प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हो, फार्मर प्रोटेस्ट, आप लोगों का कहना है कि हम यहाँ पे MSP को हटा देंगे आगे जाके। हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं इतना % हमने इंक्रीज किया है MSP को, तो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हम कितने कमिटेड हैं MSP की तरफ और फार्मर वेलफेयर की तरफ। वहीं जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन से अभी भी कम ही है ये। तो अगर कुल मिला के देखा जाए रियल टर्म्स में, तो 4% यहाँ पे डिग्रेड हुआ है या डाउनफॉल हुआ है MSP में। ठीक है, तो ये तो इशू था हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है MSP पूरा कुल मिला के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एडिटोरियल आया है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो देखो, ग्रीन हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। हम अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूल्स को यूज़ करते हैं तो हमारा जो एमिशन है वो कम होगा, और जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन किए हैं वो यहाँ पे मिल पाएंगे, हमको प्रॉपरली फुलफिल हो पाएंगे। तो देखो, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली उसका मैं पहले मतलब समझा देती हूँ। देखो, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कार्बन एमिशन करते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसे क्लीन रिसोर्सेज को ले आए जो कार्बन एमिशन ना करें, तो देखो, एक हुई थी पेरिस क्लाइमेट पैक्ट हुआ था। ठीक है, ये COP21 में हुआ था। COP21 एक मीटिंग थी UNFCCC की, जहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस पेरिस एग्रीमेंट में हमने खुद से वॉलंटरीली ये कहा कि हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। ठीक है, हर कंट्री ने अपने अपने टारगेट सेट किए जिसको नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहा, और इसमें हमने भी सेट किया अपने लिए टारगेट कि हम कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को 33% तक कम करेंगे, 33 to 35% तक कम करेंगे। तो अगर हमको इसको कम करना है तो हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके लिए ये ग्रीन हाइड्रोजन बहुत काम का है। देखो, अब इसमें क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले बात की गई है कि हमें अब ऐसी चीज़ों के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल्स की ज़रूरत है, जैसे कि पेरिस पैक्ट के अंतर्गत हमने ये जो अपने टारगेट सेट किए थे, इनको पूरा करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमको अल्टरनेटिव फ्यूल्स की ज़रूरत है। फॉसिल फ्यूल्स जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे 830 मिलियन टन ऑफ CO2 रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो 830 मिलियन टन पर एनम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं ये फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज़्यादा कैटलाइज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। एक देखो, क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, एक क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट वेरिएशन आ रहा है क्लाइमेट में। तो ये सारे इश्यूज हैं, इसके लिए भी हमको एक क्लीन रिसोर्स देखने की जरूरत है। ठीक है, एनर्जी का। अब UNFCCC की जो COP26 होने वाली है आगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे COP21 की बात की, वैसे ही अब ये COP26 होने वाली है ग्लासगो में। ठीक है, यहाँ पे जो ये नीदरलैंड्स में है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो COP26 होगी, यहाँ पे हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के फॉर्म में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए और क्लाइमेट एडाप्टेशन मेजर्स को स्टार्ट करने के लिए इस तरह के फ्यूल्स को यूज़ करना स्टार्ट करने की बात करें, प्लान तो करें कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ज़रूरत है एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, देखो, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो ज़ीरो एमिशन, यहाँ पे बहुत कम एमिशन या एक तरह से ज़ीरो एमिशन कह सकते हैं आप, कार्बन का होता है। ठीक है, इससे हम अपनी एनर्जी रिसोर्सेज हमको मिल सकती हैं। ठीक है, हम इससे पावर जनरेट कर सकते हैं, हम इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट
सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, ठीक है, हमारे प्लैनेट में मिलता है सबसे अबंडेंस में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, रेयरली मिलता है ये प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म में बहुत रेयरली मिलता है, ये हमेशा कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब थोड़े से हाइड्रोजन से आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका लेकिन चैलेंज ये है कि ये रेयरली प्योर मिलता है, इसीलिए इसको लिक्विफाई करना पड़ता है, ठीक है, LH2 में, LH2 को यहाँ पे लिक्विफाइड हाइड्रोजन को यहाँ पे हमको लिक्विफाई करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जैसे स्टेबल -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सारे चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है। अगर इसके टाइप्स की बात करूं तो देखो ये कई तरह के टाइप्स में मिलता है। जैसे हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, वैसे एक ब्लैक हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। ये जो ब्लैक हाइड्रोजन होता है, ये ब्लैक हाइड्रोजन हमको मिलता है कैसे, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, फॉसिल फ्यूल से हमको ये ब्लैक हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। एक होता है पिंक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन कैसे मिलता है, इलेक्ट्रोलिसिस से। लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ना पीछे से, ये इलेक्ट्रोलिसिस की एनर्जी आती है न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी से जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको जो अलग होकर मिलता है हाइड्रोजन, वो पिंक हाइड्रोजन कहलाता है। इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, ये आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, लेकिन ये आप सोलर एंड विंड एनर्जी की मदद से कराते हो। तो सोलर एंड विंड एनर्जी को यूज करके जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो और जब आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिल रहा है, उसको, जो हाइड्रोजन आपको अलग होकर मिल रहा है, उसको कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे अगर कैपेबिलिटी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे नेट जीरो एमिशन की कैपेबिलिटी है, और मैंने आपको बताया इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप 75 मिलियन टन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन यूज़ करते हो एक साल में, तो आप यहाँ पे लगभग 250 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सिर्फ 75 मिलियन टन यूज़ करने से 250 गीगावाट एनर्जी आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। क्या ऑब्स्टेकल हैं? सबसे पहला तो हमने देखा यहाँ पे स्टोरेज चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। दूसरा हमने देखा कि ये रेयरली मिलता है प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म में ये नहीं मिलता है, इसको अलग से लिक्विफाई करना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी है ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है, ग्रीन एनर्जी बनानी है यहाँ पे, तो 1.5 किलोग्राम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको $1.5 लगते हैं, जो थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। आगे बात करें तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि आज के टाइम पे हमारी पावर डिमांड कितनी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और यहाँ पे हमको पावर डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, और 2040 तक हो सकता है कि 25 to 30% हमारी पावर डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए हमको फॉसिल फ्यूल से दूसरा रिसोर्स ढूंढने की भी ज़रूरत है, कि हमारे पास इतना फॉसिल फ्यूल तो है भी नहीं कि हम इस एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। फिर एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है फॉसिल फ्यूल्स के कारण, ठीक है। लगभग 8.7 मिलियन लोगों की डेथ हुई है 2018 में बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और इसका मेजर कॉज है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन गया है आफ्टर चाइना, US एंड EU, ठीक है। इन सब के बाद इंडिया एक लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया है एनर्जी का, इसीलिए इंडिया को ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है एनर्जी के अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, और एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कि कहाँ कहाँ से एनर्जी आएगी, अलग अलग डाइवर्सिफाई करने के लिए उसको। और जो ये हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन फ्यूल की, ये एक लो प्लकिंग फ्रूट है। कैसे? सऊदी अरेबिया का इन्होंने केस स्टडी दी है। इन्होंने कहा है सऊदी अरेबिया के पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया इस हाइड्रोजन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। और हमें भी इससे एग्जाम्पल लेते हुए इसकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और हमें भी हाइड्रोजन फ्यूल में इन्वेस्ट करना चाहिए, R&D को हमको बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे एक कोशिश की है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इंजन बनाने की, ठीक है। डीजल इंजन से काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी इसकी है, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज ने एक कोशिश की है, उसी तरह हमें बाकी सेक्टर्स में भी एक कोशिश करनी चाहिए हाइड्रोजन फ्यूल को आगे बढ़ाने की। और ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्लीन एनर्जी अगर चाहिए तो हमको डीकार्बनाइज करना है अपनी इकोनॉमी को इसके लिए, और ग्रीन हाइड्रोजन से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली और सेफ फ्यूल जनरेट कर सकते हैं आगे की आने वाली जनरेशंस के लिए। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। अब ये आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है। Hydrogen is being dubbed as the alternative fuel. However, there are many problems as well as
many advantages with leveraging of hydrogen technology discuss। तो 150 वर्ड्स में आपको ये डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव फ्यूल कैसे है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड, और क्या इससे रिलेटेड एडवांटेजेस हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब आगे बात करते हैं इंडो रशिया रिव्यू अफगानिस्तान सिचुएशन। तो इंडिया और रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, इन्होंने एक मीटिंग करी और अफगानिस्तान के सिचुएशन के ऊपर बात की है इन्होंने। ठीक है, देखो एक तरफ हम देखते हैं कि रशिया एक तरफ बात कर रहा है कि हम तालिबान को एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल है, लेकिन अभी तक इंडिया ने कुछ फाइनल चीज़ नहीं कही है। ऐसे में रशिया और इंडिया कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है आगे जाके। देखो, इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंसी थी यूएनएससी की लास्ट मंथ, ठीक है, और इंडिया ने यहाँ पे एक रिजोल्यूशन भी पास किया कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन रशिया ने इसमें से एब्सटेन कर दिया, इसमें कोई भी अपना वोट नहीं दिया। ठीक है, तो रशिया ने इसमें से एब्सटेन कर लिया। ऐसे में अब यहाँ पे रशिया और इंडिया का इस बारे में बात करना एक अलग चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की है कि हम तालिबान को सबसे पहले अकाउंटेबल ठहराएंगे। ठीक है, कि तालिबान टेररिज्म ना फैलाए, इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स के साथ काम ना करे, इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स को अफगानिस्तान में एंट्री ना दे। ठीक है, वेपन्स का फ्लो ना करे, इसके अलावा रेडिकलाइजेशन या ओपियम प्रोडक्शन को रोके, और ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो रही है अफगानिस्तान में इसको रोके, इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है, ये कहा है इंडिया और रशिया ने। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन और माइग्रेशन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग बात हुई है, और साथ में रशिया और इंडिया ने ये कहा है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसी कंडीशंस बना पाए जिससे इंट्रा अफगान डायलॉग यहाँ पे पॉसिबल हो पाए, यहाँ पे हम तालिबान के साथ अच्छे से डायलॉग कर पाए, ये चीज़ कही है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, इंडियन डेलीगेशन ने ये भी इशू उठाया था कि हमको पाकिस्तान के ऊपर भी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करनी पड़ेगी कि ये भी पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा ना दे। ठीक है, इसके साथ में हक्कानी नेटवर्क को भी हमको अलग करने की जरूरत है तालिबान से, लेकिन अभी देखा गया है कि तालिबान, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि तालिबान की जो गवर्नमेंट प्रपोज हुई है उसमें तालिबान में हक्कानी नेटवर्क क्या है? हक्कानी नेटवर्क एक मिलिट्री ग्रुप है जो तालिबान को सपोर्ट करता है। तो हक्कानी नेटवर्क के लीडर को भी तालिबान के एक मिनिस्टर के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, प्रपोज किया गया है। तो हम जितनी भी कोशिश कर लें कि हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ काम ना करे, दिख तो यही रहा है कि हक्कानी नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा भाव दे रहा है तालिबान अभी। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। यूएस भी इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो उसके रेफ्यूजीज हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में, उनको किस तरह से इवैक्यूएट करना है और तालिबान से बचाना है। ठीक है, तो ये तो पूरा इशू था, छोटा सा इशू था। अब देखो, एक नेक्स्ट इशू है, पैनल सेटअप टू ड्राफ्ट बिल ऑन ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो देखो, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को लेकर एक ड्राफ्ट बिल बनाने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके लिए एक पैनल उन्होंने अभी बनाई है। ठीक है, तो ये पैनल किसके अंतर्गत बनाई गई है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाई गई है। और ये पैनल क्या करेगी? देखो, आज की डेट में एक इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, जो कि रेगुलेट करता है जो भी सेल, मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग्स की और कॉस्मेटिक्स की और मेडिकल डिवाइसेस की, इन तीनों की, ड्रग्स, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस, इन तीनों की जो भी सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होती है, इसको रेगुलेट करता है ये एक्ट। ठीक है, इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन बात चल रही है कि इस बिल में हमको ये डिसाइड करना है कि जो भी ये वाला जो एक्ट है और जो भी बीच में प्रपोज्ड बिल्स आई थी मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है। क्या इसको ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को एक और मेडिकल डिवाइसेस को अलग करना है? क्या मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग्स का दर्जा देना है? क्या मेडिकल डिवाइसेस को जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है वो इसको कर सकती है रेगुलेट या नहीं कर सकती है? इन सारे इश्यूज पे ये बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि किस मेडिकल डिवाइस एक्ट की, मेडिकल डिवाइस बिल की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो, ये 19 में प्रपोज हुई थी, 2019 में मेडिकल डिवाइस बिल यहाँ पे प्रपोज हुई थी, जिसके मेन प्रोविजंस क्या थे ये देखो। तो देखो, यहाँ पे बात की गई थी कि हम पहले ये प्रपोज किया गया था कि हम ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग्स की कैटेगरी में लाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नीति आयोग जिसने ये बिल प्रपोज की थी, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग्स की तरह आप नहीं कंसिडर कर सकते। दूसरी चीज़ ये कही गई थी कि CDSCO यानी कि जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर है हमारे यहाँ पे, उन्होंने वो रेगुलेट करेंगे डिवाइसेस को, यहाँ पे ये चीज़ कही गई थी। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि एक FSSAI की जैसी एक बॉडी बनाएंगे
बनाएंगे जो ड्रग्स को और मेडिकल डिवाइसेस को यहाँ पे रेगुलेट करेगी। इसके अलावा डिवाइस एक्सपर्ट्स भी बनाएंगे, यहाँ पे इट वुड हैव डिवाइस एक्सपर्ट्स, ठीक है, और साथ में IIT लैब्स बनाएंगे जो टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल होंगी। मार्केट की बात करें अगर हमारे यहाँ पे, तो मेडिकल डिवाइसेस के मार्केट की बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट मार्केट है एशिया में मेडिकल डिवाइसेस का। $10 बिलियन का ये मार्केट है और आगे 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि $50 बिलियन तक का ये मार्केट हो जाएगा। तो ऐसे में ये मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर और कॉस्मेटिक्स के ऊपर क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ एक बात चल रही है, एक पैनल बनाई गई है कि क्या करना है इन बिल्स का, इस बिल का क्या करना है, इस एक्ट का क्या करना है, इसके बारे में ये पैनल डिस्कस करेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक प्लान आया है जो कि है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के बारे में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है एक, ठीक है। ये स्कीम क्या करती है, पहले ये समझो। ये क्या करती है, जब भी जो कुछ सेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सीधे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाए जिनके पास कैपिटल है। और ऐसा कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे इनको सब्सिडी दें और कुछ इंसेंटिव्स दें। तो अब यहाँ पे इंसेंटिव कैसे दिए जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो तो उससे रिलेटेड आपको इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तरह की सब्सिडी है ये, डायरेक्ट पेमेंट होता है, ठीक है, जो बजट से निकाल के किसी एक गुड्स के लिए यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। यहाँ पे जो अमाउंट है वो सेक्टर टू सेक्टर वेरी करेगी, जैसे कई सारे सेक्टर्स में ये PLI दिए जाती है। सबसे पहले शुरू हुई थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, अभी ये फूड प्रोसेसिंग में चल रही है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्सटाइल्स में, इन सब सेक्टर्स में इसको एक्सपांड कर दिया गया है। देखो इसका अमाउंट कितना होगा, ये बेस्ड है कितना डिसएडवांटेज्ड है वो इंडस्ट्री, ठीक है, तो इस पे बेस्ड है। अब मैं बात करूं कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्या हुआ है, तो देखो टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग इतना 10,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे PLI प्लान बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे, ठीक है। किस किस सेक्टर में, मैन मेड फाइबर के सेक्टर में, मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स के सेक्टर में, और 10 और सेगमेंट्स हैं, ठीक है, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, इन सब सेक्टर्स में हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करेंगे सिटीजन्स को, जो भी इंडस्ट्रीज हैं नई नई, फॉरेन और लोकल दोनों को, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हेल्प करेंगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, और 19,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का प्लान है यहाँ पे। 7.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे जनरेट करने का भी यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। अब जो 2/3 इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होते हैं वो मेजरली कॉटन में होते हैं, जबकि 66% ट्रेड अगर हमारा जो टेक्सटाइल्स में होता है वो मैन मेड फाइबर के ऊपर होता है, ठीक है। अब स्कीम में 2 लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं हम। एक तो मिनिमम 300 करोड़ का अगर प्लांट लगाते हो, मशीनरी लगाते हो, सिविल वर्क्स करते हो आप इस टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और दूसरा तब जब आपने यहाँ पे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की होती है इंडिविजुअल या फर्म के थ्रू, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो PLI स्कीम के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी किनको दी जाएगी, उनको जहाँ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर 3 टायर या फिर रूरल एरियाज में इन इंडस्ट्रीज को, इन यूनिट्स को एस्टैब्लिश करते हैं, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और जो एप्लीकेंट्स होंगे वो 2 साल तक अगर इन्वेस्ट करा हुआ है उन्होंने 2024-2025 तक अगर आपने 2 साल तक कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हो, ठीक है। और ये इंसेंटिव फ्लो कब से स्टार्ट होगा, 25-26 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ईयर 25-26 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब देखो इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है इसकी, तो देखो नीड ये है कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है। अब गवर्नमेंट इसमें इतना सारा पैसा लगा नहीं सकती, गवर्नमेंट को और भी चीज़ें देखनी है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इसलिए वो मेजरली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में पैसा लगाती है। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पे फॉरेन इंडस्ट्रीज कंपनीज को या फिर लोकल कंपनीज को भी इनवाइट करती है जिनके पास कैपिटल है, थ्रू दीज इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इस इंसेंटिव के थ्रू यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम फॉरेन इंडस्ट्रीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को इनवाइट करें कि ये यहाँ पे कैपिटल लगाएं और इस सेक्टर को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक आर्टिकल आया है तालिबान गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो पहले मैं बता दूं, जो कल मुझसे डाउट पूछा था, देखो बात थी तालिबान की। डाउट ये था कि तालिबान किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ है अफगानिस्तान में, क्या ये ब्रिटिशर्स की तरह अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने सिस्टमैटिकली जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे इंडिया में, वो धीरे धीरे करे थे, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे इन्होंने। और जब ये आए थे तो ये हमारी मर्जी से ही आए थे, ठीक है, हमारी मर्जी से ये वॉलंटरीली हमने इनको एंट्री दी थी, तब जाके ब्रिटिशर्स आए थे। उन्होंने स्ट्रक्चरली यहाँ पे चेंजेस किए थे, इकोनॉमी में चेंज किया, ठीक है, पॉलिटिक्स में चेंज किया,
मीडिया, फिर बहुत सारे सोशल सेक्टर में इनका इन्वॉल्वमेंट था, बहुत सारे सेक्टर्स थे। लेकिन तालिबान के जो फैक्टर्स हैं ना वो बहुत अलग हैं। ये मेनली हार्ड पावर के बेसिस पे आया है, ठीक है, हार्ड पावर के बेसिस पे यहाँ पे आया है। कैसे? देखो, एक तो ये है कि जो तालिबान है इसके पास मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मिलिट्री पावर इसके पास है। हक्कानी ग्रुप की हम बात कर रहे थे, हक्कानी ग्रुप इसका मिलिट्री एजेंट है, ठीक है, मिलिट्री इसकी एजेंसी हक्कानी ग्रुप के पास है। दूसरी ये कि यूएस जब इसमें अंदर गया था, यूएस जब 2000 में इस पे इन्वेड किया, या फिर यूएस जब इसके अंदर गया कि हम यहाँ पे तालिबान को हटाएंगे, तो यहाँ पे यूएस ने कोशिश की कि एक अफगान गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन ये जो अफगान गवर्नमेंट थी ये बहुत वीक थी, ठीक है, ये सरेंडर करने को ही तैयार थी बिल्कुल। तालिबान जब आया तो ये बिल्कुल सरेंडर करने को तैयार थी। तीसरी चीज़ की ये कि यहाँ पे जो मिलिट्री तैयार की थी यूएस ने, ये भी काफ़ी वीक थी। मतलब सोचो आप, 3 लाख इनके पास मिलिट्री पर्सनल्स थे, और सामने अफगानिस्तान में, सामने तालिबान में 70,000 उनके पास मिलिशिया थे। तो अब ज़्यादा किसका नंबर हुआ? आर्मी का हुआ ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे आर्मी ने अपने घुटने टेक दिए तालिबान के सामने, ठीक है, क्योंकि इनकी एक तो ट्रेनिंग भी उस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से तालिबान के मिलिशिया की हुई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ट्रंप ने जो दोहा एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, ट्रंप ने जो दोहा एग्रीमेंट साइन किया था तालिबान के साथ, वहां पे से एक तालिबान को होप मिल गई कि अब मैं पूरा अफगानिस्तान को हथिया लूंगा। तो इस तरह से काफी सारे एक तो कुछ जियो पॉलिटिक्स भी है कि कई सारी कंट्रीज अब तालिबान को रिकॉग्नाइज करने लगी हैं, तो ये जियो पॉलिटिक्स भी है इसके पीछे। तो ये सारे इश्यूज हैं। आप चाहो तो 23 अगस्त की जो हमारा डिस्कशन है डेली न्यूज़ एनालिसिस वाला, इसमें हमने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली इस इशू को डिस्कस किया है, तो आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने मेजर पॉइंट्स तो यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जो इशू है ये मेजरली इस बारे में है कि तालिबान कह रहा है कि मैं बहुत बदल चुका हूँ, मैं अब पुराना तालिबान नहीं हूँ, मैं यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देता, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसी तरफ तालिबान ने अब अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रपोज की है, और जो गवर्नमेंट इन्होंने प्रपोज की है ना, वो काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स हैं इसमें जो पुराने 1996 में जब तालिबान ने यहाँ पे अफगानिस्तान में कब्जा किया था, तब तालिबान के लीडर्स थे यहाँ पे, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एट्रोसिटीज़ की थी, एक्सप्लॉइटेशन किया था लोगों का। तो जैसे कि बात करें मुल्ला हसन अखुंड, यहाँ पे ये बोला गया कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये जो हैं, ये तालिबान के जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, ये यूएन ने इंटरनेशनली ये ब्लैकलिस्ट में है, इंटरनेशनल ब्लैकलिस्ट में, यूएन की ब्लैकलिस्ट में एक टेररिस्ट की तरह टैग्ड है, ठीक है। दूसरा, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये जो है इनको इंटरनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर बनाया गया है। ये खुद हक्कानी ग्रुप के लीडर हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक है मोहम्मद याकूब, इनको, ये जो है तालिबान फाउंडर जो थे मुल्ला अमर, इनके बेटे हैं, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। तो ऐसे लीडर्स यहाँ पे चुने गए हैं जो कि खुद इन सारी एक्टिविटीज में लिप्त हैं, ठीक है, जिनका नाम ऑलरेडी इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पे टैग्ड है, ठीक है। अब आगे बात करें, मोस्टली ये मिनिस्टर्स जो हैं ये पश्तूनी हैं, ठीक है, एथनिक ग्रुप से आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे माइनॉरिटीज़ को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। ऑब्वियसली कोई वुमेन तो है नहीं इनके गवर्नमेंट में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे हजरा यहाँ पे माइनॉरिटी है, इनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। शिया माइनॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो माइनॉरिटीज़ का कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ चल रही हैं, जैसे फीमेल्स के ऊपर कई सारी एट्रोसिटीज़ चल रही हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर कई सारी एट्रोसिटीज़ चल रही हैं। तो कुल मिला के इस आर्टिकल का मुद्दा यह है कि तालिबान कह कुछ रहा है लेकिन कर कुछ और ही रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये थे हमारे कल के क्वेश्चंस, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ये एक यूएन का मैकेनिज्म है जो क्या करता है, ये कंट्रीज को हेल्प करता है ग्रीन इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमी बनाने के लिए ये हेल्प करता है पेज, ठीक है। अब ये कब बना था? तो देखो, इसका आंसर है बी, ठीक है। 2012 में जब यूएन रियो +20 इसको कहते हैं, ठीक है, इस समिट को। क्यों? क्योंकि रियो समिट कब हुई थी? 1992 में, और 20 साल बाद ये वाली समिट हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। यहाँ पे इसका इमर्जेंस हुआ था, इसकी बात की गई थी, और 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। सेकेंड है हैवी माइनिंग करने के कारण रिवर बेड्स में क्या असर हो सकता है? तो देखो, सैलिनिटी रिवर बेड्स में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप माइनिंग करते हो तो आप रिवर बेड को बहुत ज़्यादा डीप कर देते हो, और उसके कारण क्या होता है, सलाइन वाटर जो है आसपास की सी से, वो इंट्रूजन होने लगता है उसका, और इसके कारण सैलिनिटी जो होती है उस वाटर बॉडी की बढ़ जाती है। तो ये सैलिनिटी बढ़नी चाहिए, तो ये तो गलत है, फर्स्ट गलत हो गया। तो ये तीनों ही ऑप्शन हट गए, तो आपका आंसर तो आ गया, ठीक है। मैं बता देती हूँ फिर भी। पॉल्यूशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, सैंड मिक्स हो जाती है वाटर में, तो टर्बिडिटी बढ़ जाती है। तीसरा ये है कि वाटर टेबल जो है वो लोअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इतनी माइनिंग करते हो कि आप ग्राउंड वाटर तक आप घुस जाते हो और वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर देते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो देखो, इसका आंसर है ए, कोडाईकनाल, ठीक है। कोडाईकनाल तमिलनाडु का है। यहाँ पे ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। कोलेरू जो है ये लार्जेस्ट
शैलो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है आंध्र प्रदेश में। नैनीताल जो है ये उत्तराखंड के ऊपर है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से बना था, ये भी नेचुरल है, ठीक है। और रेणुका जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश का। तो कोडाईकनाल इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। पहला है जीएसटी के ऊपर ये क्वेश्चन और दूसरा है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन and the answer of that mains question in the comment box. So that was all for today. Thank you for watching.